जापान में बौद्ध धर्म की अहमियत को बताना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वहाँ क्योटो से लेकर समूचे जापान में किस तरह से भारतीय परंपराओं से जुड़ी हुई वस्तुएं दिखती हैं, वे बौद्ध धर्म के साथ वहाँ पहुँची या वहाँ की संस्कृति और लोक में पहले से व्याप्त थी, इसे समझने के लिए आपको जातक कथाओं के इतिहास में जापानी बौद्ध जातक कथाएं हैं उनके पीछे की कहानियों में जाना पड़ेगा। वहाँ कई महान जापानी बोधिसत्व की मूर्तियाँ हैं और जब एक भारतीय यात्री ने शिक्षा, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश की तो क्या कुछ लिखा, उसे इन पंक्तियों में समझ सकते हैं कि इतिहास के निशान मिटाए नहीं जा सकते, न मनुष्य की महानता के, न मनुष्य के विद्रोह के और न ही मनुष्य की क्षुद्र लालसाओं की। क्योटो में एक संग्रहालय है जहाँ पालकी रखी थी। कहते हैं कि यह बहुत पुराने कालखंड में कभी भारत से आई थी। पालकी इतिहास में दर्ज होती है और उनकी कलात्मकता और बदलाव पर बातें होती हैं, लेकिन उन्हें ढोने वाले इतिहास से बाहर होते हैं। हमेशा ही हर जगह इतिहास राजाओं का होता है, जनता का समय होता है, जीवन और जीवन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और अभी जिस पुस्तक के बारे में मैंने बात की उसका नाम है सूरज साकुरा और सफ़र। जापान की यह यात्रा कथा अल्पना मिश्र ने लिखी है। अल्पना मिश्र अपनी तरह की अनूठी लेखिका हैं। हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर और शोध की उपाधि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अनियारे तलछट में चमका, अस्थि फूल, अक्षी मंच पर सौ बिंब, ये उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। इसके अलावा भीतर का वक्त, छावनी में बेघर, कब्र भी कैद और जंजीरें भी, स्याही में सुरखाब के पंख, ये जो है कहानी संग्रह आ चुके हैं। अल्पना मिश्र की चुनी हुई कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ, इस जहां में हम, ये डिजिटल संस्करण कहानी संग्रहों का आ चुका है। आलोचना की पुस्तक भी कई सारी आ चुकी है। सहस्त्रों विखंडित, आईने में आदमकद, स्त्री कथा के 5 स्वर, स्वातंत्रोत्तर कविता का काव्य वैशिष्ट और स्त्री विमर्श का नया चेहरा। कई सम्मानों से सम्मानित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक प्रोफेसर हैं और यह यात्रा कथा एक तरह से वह यात्रा कथा है जो अनूठे ढंग से लिखी गई है। अनूठे ढंग से इसलिए लिखी गई है क्योंकि प्रोफेसर अल्पना मिश्र का मानना है कि जो यात्राएं होती हैं वो यात्राएं दरअसल जीवन की यात्राएं होती हैं और परत दर परत व्यक्ति के मनो मस्तिष्क में, उसके दिलो दिमाग में गुजरती रहती हैं। उनका कहना है कि अगर केवल यात्राएं बस, ट्राम, हवाई जहाज से होती या गाइडों की मार्फत होती तो हर जगह की केवल एक ही कहानी होती, हर जगह का यात्रा संस्मरण एक जैसा होता। दरअसल किसी भी स्थल से जुड़ी हुई जो अनगिनत कथाएं हैं, वह व्यक्ति पर निर्भर करती हैं कि वह किस तरह से यात्राएं करता है, किस तरह से उनको अपने दिमाग में दर्ज करता है, किस तरह से अपने मन में रखता है और किस तरह से कभी कभी समाज के सामने रखता है। उनका कहना है कि दरअसल कोई भी टूरिस्ट गाइड जो है वह तो हजारों लोगों को यात्राएं कराता है और हजारों लोगों से एक ही बात कहता है, फिर भी
हर जगह की अपनी एक कथा होती है और वह यात्रा कथा, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि ये यात्रा संस्मरण से अधिक यात्रा कथा है, जिसको वे जापान की संस्कृति को, जापान के लोक को, जापान के साहित्य को, जापान में जो उन्होंने घुमक्कड़ी की जो कुछ लम्हे उन्होंने दर्ज किए, जो दोस्तियों की दास्तान थी, जो वहाँ का स्नेह सिक्त संबंध था, उन सबको इसमें उन्होंने दर्ज किया है। इसके अलावा उन्होंने उदयन वाजपेयी द्वारा मिशियो माडो की जो जापानी कविता है, जापान के महान कवि मिशियो माडो, उनकी कविता का अनुवाद जो है इसमें लिखा है और बहुत सारे अपने लोगों को याद किया है। उन्होंने यह माना है कि दरअसल मनुष्य होने की जो गरिमा है और जो करुणा है, वह करुणा अगर इस यात्रा कथा के साथ आपके मन तक पहुंच सके तो अल्पना मिश्र इसमें सफल। चाँद सूरज का फ्यूजन यहाँ से शुरुआत होती है। दरअसल जब वे जापान के ओटमन विश्वविद्यालय इबाराकी से लौट रही थी, तो वो जिस टैक्सी से यात्रा कर रही थी, उन्हें समुद्र एक बड़ा गोला दिखा। उनको लगा कि यह गोला बड़ा सुंदर है और उन्हें लगा कि यह सूरज है, इतना दमकता हुआ और इतना पास कि उन्हें लगे कि छू लो। लेकिन जब वे आगे बढ़ रही थी और उसके सौंदर्य में खोई थी, तो बाद में उन्हें पता चला कि यह दरअसल चंद्रमा नहीं था, सूर्य नहीं था, बल्कि यह चाँद था जो इस तरह से उनको दिख रहा था, जिसका सौंदर्य जो है अलग था। अल्पना मिश्र का कहना है कि विराट का सौंदर्य भी कभी कभी आतंकित करता है। यहाँ से वे अपनी यात्रा कथा को आगे ले जाती हैं, किस तरह से एक ऐसे देश में जहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, जहाँ के लोग अपनी भाषा पर न केवल गर्व करते हैं बल्कि उसे आत्मसात किए हुए उसे जी रहे हैं, उस देश में वे जाती हैं। पानी के कितने रंग हो सकते हैं वहाँ के समुद्र को देखते हुए। उन्होंने जो पानी का रंग है उसकी अपनी जो दृष्टि है उसको संस्कृत साहित्य से लिया है और उनको कहना है कि दरअसल पानी के भी हजारों रूप हैं और संस्कृत साहित्य जो है उसमें पानी का इतना अथाह वर्णन है कि उसकी गिनती नहीं हो सकती। यहाँ तक कि 3000 तरह के पानी का वर्णन बारिश के पानी का है, उसकी ध्वनियों का है, तालाब पर जब जल गिरता है, पत्तों पर गिरता है, पेड़ों पर गिरता है, धरती पर गिरता है, सूखी धरती पर गिरता है, तो किस तरह से होता है। पानी ज्ञाता है, पानी से शुरुआत उन्होंने की है। उसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किस तरह से चलती हैं, समय का जापान किस तरह से पाबंद है। रास्ते में जब सियोल पड़ता है तो सियोल में क्या कुछ घटता है, किस तरह से इन्हें शाकाहारी होने के चलते अपने खाने पीने का बंदोबस्त करती हैं। भागते हुए जब लोग मेट्रो ट्रेन पकड़ रहे होते हैं जहां इन्हें ट्रांजिट करना होता है, इन्हें समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से जाएं। उस समय पूछताछ के दौरान एक महिला ने इशारे से कहा कि पीछे पीछे चले आओ। दृश्यों के अपने क्या शब्द होते हैं। जापान की धरती पर जब इन्होंने कदम रखा तो किस तरह से इनका स्वागत सत्कार हुआ। वहाँ के मेट्रो क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की गलियाँ कैसी हैं, वहाँ के विश्वविद्यालय कैसे हैं, वहाँ रेस्तरां में किस तरह से खाना मिलता है, वहाँ लोग अतिथियों का स्वागत कैसे करते हैं, मित्रता का भाव क्या है। तीर्थ स्थल के रूप में क्योटो से काशी की हमेशा तुलना होती है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को याद रखे होंगे कि उन्होंने कहा था कि मैं काशी को क्योटो बना दूंगा। तो क्योटो जाते समय जो जापान का प्राचीन शहर है, वहाँ पे अल्पना मिश्र का एक अलग तरह का लगाव था। वे चाहती थी कि मैं देखूं क्योटो की जो कलात्मकता है, वहाँ की संस्कृति में जो प्रकृति का
वर्णन है वह इन्हें काफ़ी लुभाता रहा। अगर उसकी तुलना में हम आज के वाराणसी को देखें, यह इस पुस्तक में नहीं लिखा है लेकिन मैं पिछले दिनों बनारस की यात्रा पर था, तो बनारस का जो कंक्रीट का जंगल है वह बहुत दुख देता है। वहाँ की हरियाली धीरे धीरे छिजती जा रही है, क्षय होता जा रहा है। पूरा बनारस जो है विकास के नाम पर धूल के एक ऐसे बवंडर तले दब रहा है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी तुलना में जो क्योटो का वर्णन है, जहाँ प्रकृति के हजार रंग हैं, वृक्षों की अपनी संस्कृति है, मंदिरों का अपना रंग है, और वहाँ के लोगों में जिस तरह से अनुशासन और खान पान के प्रति जो लगाव है, और बाहर से आए हुए अतिथियों यात्रियों के लिए उनके मन में जो सम्मान भाव है, वह बनारस में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। बनारस अपने आप को संस्कृति के मामले में कहता है कि हम दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति हैं, लेकिन वह संस्कृति क्या है? वह संस्कृति जो शिक्षा की राजधानी थी, वह संस्कृति जो सभ्यता का केंद्र था, वह संस्कृति जो शिव और शिवत्व में लय थी, जिसके साथ संगीत की और ज्ञान की स्वर लहरियाँ गूंजती थी, वह वाराणसी दरअसल व्यापार का केंद्र होता जा रहा है। और क्योटो को पढ़ते समय आपको यह बात निश्चित रूप से खलेगी अगर आप वाराणसी से संपर्क रखते हैं। क्योटो की फिल्म सिटी का भी उल्लेख है, उसी से मैंने वो बात की। उसके बाद जो उनका संवाद है डॉक्टर अल्पना मिश्र का ओसाका विश्वविद्यालय में, उन्होंने उसकी बात की है। नारा की बात की है, जो जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और क्योटो की तरह से ही प्राचीन है। उसके बाद वो वहाँ के मंदिरों में जो गई हैं, नारा कोहेन पार्क में गई हैं, जो जहाँ पे हिरणों के साथ उनकी न केवल एक अलग तरह की मुलाकात हुई, बल्कि वो जो दृश्य है वह उनके दिमाग में बैठ गया। किस तरह से वहाँ 5 मंजिलों वाला पगोडा वृक्ष उन्होंने को फुकुजी मंदिर में देखा, उसका भी एक संस्मरण है। और उसके साथ साथ ये अल्पना मिश्र के लेखन की एक बात है, चूँकि वह प्राध्यापक हैं तो उनकी दृष्टि न केवल सूक्ष्म है बल्कि सीखने समझने और इतिहास के अंदर पैठ बनाने वाली भी है। तो जिन भी अध्यायों का उन्होंने उल्लेख किया है वे इसलिए भी जीवंत हैं क्योंकि उसके पीछे जो संस्कृति है, जो इतिहास है, वह भी उन्होंने लिखा है। इस दौरान जो भाषा का प्रश्न उठा था, वहाँ इनके व्याख्यान के दौरान जिस तरह के प्रश्न इनके सामने आए थे, जिसमें टोक्यो विश्वविद्यालय का भी व्याख्यान है, हिंदी साहित्य की, भारतीय साहित्य की क्या स्थिति है, भारतीय भाषाओं के साहित्य में अनुवाद की क्या स्थिति है, युवा पीढ़ी किस तरह से अपनी भाषा को बरत रही है और समझ रही है, ये जो प्रश्न है। और भारतीय जो है रूसी साहित्य से जितने परिचित हैं उतने दुनिया के, और अंग्रेजी साहित्य से जिस तरह से परिचित हैं उससे दुनिया की दूसरी भाषाओं के साहित्य से क्यों परिचित नहीं हैं। विशेषकर जापानी और चीनी साहित्य भारतीयों को कितना ज्ञात है, इस तरह के इनसे तमाम सवाल पूछे गए। जो इनका लगातार जो इनकी यात्रा थी टोक्यो में, वह भी वहाँ के खेल के बारे में भी, वहाँ के युवाओं के बारे में भी, यहाँ तक कि वहाँ के समाज में स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसके बारे में भी अल्पना मिश्र ने लिखा है। और एक जगह उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जापानी समाज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ के शादीशुदा जोड़ों में सेक्स संबंध अब नहीं रह गया है। यह एक उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। और किन भारतीयों को ये पढ़ती रही हैं, इनके प्रिय शब्द कौन से रहे, इस तरह के ऐसे अनोखे सवाल इनके सामने आए हैं जिनको ये बार बार उल्लेख करती हैं। विशेष बात यह कि इसके लेखन में इतिहास को लेकर जो हमारी अनदेखी है उस पर भी लगातार उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक हमारे सामने अतीत का दुखद प्रसंग खोल देती हैं, जिसमें इतिहास की असंगतियाँ, अन्याय, क्रूरता, उनके पाठ खुलते जाते हैं और तब हमें कोई ठौर नहीं मिलती जहां हम मुंह छिपा लें। उनका कहना है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन हम उससे कोई सबक लेना नहीं चाहते, और जो सबक लेते हैं उनका इतिहास आगे बढ़ जाता है। भारत को जापानियों से कम प्रकृति को संजोने की जो उनकी दृष्टि है, पुस्तकों के प्रति, साहित्य के प्रति उनका जो प्रेम है, शिक्षालयों के प्रति जो उनका सम्मान भाव है,
परंपरा के प्रति उनका जो मोह है, आधुनिकता और अमीरी के बावजूद जिस तरह से जापानियों ने अपनी संस्कृति का संरक्षण किया है, प्रकृति का संरक्षण किया है, अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं, वह हमें भी कम से कम जोड़ना चाहिए, समझना चाहिए। सिर्फ जो आधुनिकता है, इनका कहना है कि विकास दरअसल कोई न कोई अपनी कीमत जरूर वसूल करता है, और अपना मिस्र का को इस बात का दुख है कि वहाँ के परिवारों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदल सी गई हैं, शायद वह अमीरी और आधुनिकता की देन है। अगर उस बिंदु को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है जापान से और जापान की तरक्की से बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है। सूरज, साकुरा और सफ़र जापान की यात्रा कथा पढ़ते हुए आप न केवल जापान के शहरों, शिक्षालयों, साहित्यिक संगोष्ठियों, वहाँ के छात्रों, वहाँ के लोग, वहाँ की प्रकृति और वहाँ के जीवन से मिलते हैं, बल्कि उस सबक से भी मिलते हैं, मुझे लगता है, जिसे हर भारतीय को सीखने और समझने की आज ज़रूरत है। अल्पना मिश्र को बहुत बहुत बधाई इस यात्रा संस्मरण के लिए। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 130। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।